Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Biology with Hamza Ramzan. Let's talk about respiration in man. इंसान में जो सांस लेने का अमल है, ठीक है, इसके बारे में एमसीक्यूज एक तो ये पूछा जाता है कि इसमें कितने फेजेस होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। एक इनहेलेशन है, दूसरा एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के हवाले से कुछ एमसीक्यूज होते हैं, उनको अगर पहले ही हम देख लें कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो पूछे जाते हैं इनहेल करने के हवाले से और एक्सहेल करने के हवाले से। अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स जो होते हैं दे आर स्पॉन्जी इन नेचर, और इन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करना, बल्कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों पैसिव होते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक तो डायाफ्राम, जो एक डोम लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये इसमें इन्वॉल्व होता है। दूसरा रिब्स के मसल्स होते हैं जिनको हम लोग इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स थोड़ा सा ऊपर उठ जाती हैं, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डायाफ्राम थोड़ा सा नीचे चला जाता है, और इसकी वजह से चेस्ट कैविटी के अंदर एक वैक्यूम जनरेट होता है। उस वैक्यूम की वजह से लंग्स एक्सपेंड करते हैं और एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है। अगर इसको रिवर्स किया जाए, डायाफ्राम रिलैक्स करे, वो नीचे से लंग्स को प्रेशर प्रेशर लगा के ऊपर उठाएगा। ऊपर से जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं जब वो रिलैक्स करेंगे तो रिब्स नीचे की तरफ आएंगी, और ये दोनों तरफ से लंग्स को जब दबाया जाएगा तो हवा हमारी बॉडी से बाहर जाएगी। तो इस तरह इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है एयर की। अगर एयर पैसेजवेज की बात करते हैं तो हमारा जो नेजल कैविटी से नॉस्ट्रल से लेकर जो एल्विलाई है, इस तक ये तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये तमाम स्ट्रक्चर्स एयर पैसेजवे के हवाले से इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ का जो फंक्शन है, हर एक चीज़ में से एमसीक्यूज बनते हैं। कौन कौन से एमसीक्यूज बनते हैं? सबसे पहले नेजल कैविटीज की बात करते हैं, नॉस्ट्रल्स की बात करते हैं। नेजल कैविटी जो है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास हेयर है, दूसरा म्यूकस ग्लैंड्स हैं। हेयर का ये काम होता है कि जब कभी भी एयर हम लोग इनहेल करते हैं तो उस एयर के अंदर डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। उन डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करना, ये सबसे पहला काम है हेयर का। तो इसने हवा को फिल्टर करना होता है। दूसरा, यहाँ पे जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो दो तीन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले, कोई भी डस्ट पार्टिकल होगा वो हेयर को थोड़ा सा मॉइस्ट रखते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल्स हेयर के साथ चिपक जाएं। दूसरा, इन्होंने एयर को भी मॉइस्ट करना है। अगर ड्राई एयर हमारे लंग्स में जाएगी तो वो हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है। उन्होंने एयर को मॉइस्ट करना है और एयर का टेम्परेचर रेगुलेट करना है। अगर एयर जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा वार्म होगी, स्टिल हमारे लंग्स को वो डैमेज कर सकती है, क्योंकि लंग्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं नेचर में। तो म्यूकस ग्लैंड्स ने एयर को बेसिकली कंडीशन करना है ताकि वो लंग्स के अंदर जाकर सही तरह से काम कर सके और लंग्स को नुकसान ना पहुंचाए। नेजल कैविटी से जो एयर है वो फेरिंग्स की तरफ जाती है, जो कि हमारा थ्रोट वाला एरिया है। फेरिंग्स के बारे में हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं। एक एमसीक्यूज ये पूछा जाता है कि फेरिंग्स जो है उसकी कितनी डिवीजन्स हैं। तो फेरिंग्स जो है उसकी तीन डिवीजन्स हैं। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये, इसकी तीन डिवीजन्स हैं। वो डिवीजन फेरिंग्स की जो कि नोस्ट्रिल्स या नेजल कैविटी के बिल्कुल पैरेलल होती है, उसे हम लोग नेजोफेरिंग्स का नाम देते हैं। वो डिवीजन जो कि ओरल कैविटी के साथ अलाइंड होती है, उसे ओरोफेरिंक्स का नाम दिया जाता है। और जो बिल्कुल लेरिक्स के सामने होती है, उसे हम लोग लैरिंजोफेरिंक्स का नाम देते हैं। तो ये तीन हमारे पास डिवीजन्स होती हैं जो कि फेरिंग्स की होती हैं। फेरिंग्स से जो एयर है वो चैनलाइज की जाती है लेरिंग्स के अंदर, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अगर लेरिंग्स की बात की जाए कि इसे वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है, इसमें दो हमारे पास कार्टिलेज के फ्लैप्स होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं। इनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स, जब भी हवा हमारे लंग्स से बाहर निकाली जाती है, हवा को एक्सहेल किया जाता है, तो वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं, जब भी हमने साउंड प्रोड्यूस करना होता है, वोकल कॉर्ड्स को उनके दरमियान में लाया जाता है, हवा के पाथवे में लाया जाता है, और वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। इनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर उस साउंड को, वो एक मोनोटोनस साउंड है, अगर आप अपने लिप्स को और अपनी जुबान को मूव नहीं करेंगे तो सिंपल एक मोनोटोनस साउंड जो है वो निकलेगा। तो हमारी जो टंग है और लिप्स हैं मिलकर उस मोनोटोनस साउंड को वॉइस में या वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये काम बेसिकली लेरिंग्स का होता है। तो लेरिंग्स के हवाले से जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो आपके पास वोकल कॉर्ड्स के हवाले से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसके अलावा लेरिंग्स के ऊपर ना एक छोटा सा ये फ्लैप मौजूद होता है, जो कि मेक श्योर करता है कि जब भी हम लोग स्वेलोइंग करते हैं, जब भी हम लोग पानी पिए या हम खाना खाएं, तो कोई भी फूड जो है वो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ना आए, बल्कि पीछे हमारी एसोफेगस के अंदर ही जाए। तो वो हमारे पास फ्लैप क्या काम करेगा, फ्लैप यहाँ पर आगे आकर इसको ट्रेकिया को बंद कर देगा, ट्रेकिया की ओपनिंग को बंद कर देगा। इस फ्लैप को हम लोग एपिग्लोटिस का नाम देते हैं। तो दैट इज अनदर एमसीक्यूज फ्रॉम लेरिंग। लेरिंग से जो अगला पार्ट है दैट इज ट्रेकिया।
ट्रेकिया के बारे में 2-3 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। कौन कौन से एमसीक्यूज हैं? सबसे पहले ही हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक की मेन डक्ट है, इसे विंड पाइप कहा जाता है। इसमें ना बहुत सी सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं। ये जो रिंग्स हैं ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं, ताकि हमारा विंड पाइप हमेशा ओपन रहे और हमारी जो गैशियस एक्सचेंज है वो रुक ना जाए। इसके अलावा ट्रेकिया की जो मेन के अंदर, मेल्स के अंदर डायमीटर इसका होता है वो 15 टू 25 मिलीमीटर होता है, और फीमेल्स के अंदर ये 10 टू 21 मिलीमीटर वाइड होती है। इसके डायमीटर 10 टू 21 मिलीमीटर होता है। ट्रेकिया के अंदर बहुत से सेल्स होते हैं जिन्होंने म्यूकस प्रोड्यूस करना होता है। उन सेल्स को हम लोग गॉबलेट सेल्स का नाम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मल्टीपल टाइम्स ये पूछा जा चुका है कि गॉबलेट सेल्स कहाँ पर होते हैं। तो ट्रेकिया में, ट्रेकिया से आगे ब्रोंकाई में भी पहुंच जाते हैं गॉबलेट सेल्स, लेकिन मेनली वो ट्रेकिया के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। और इनका काम भी वही होता है जो कि म्यूकस ने नोस्ट्रिल्स के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर काम करना था, कि एयर को कंडीशन करना है ताकि लंग्स को डैमेज ना कर सके वो। फिर दोनों लंग्स को एयर देने के लिए ट्रेकिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। लेफ्ट और राइट लंग को जो उसने एयर प्रोवाइड करनी होती है, वो जो दो नालियां यहाँ से निकलती हैं उनको हम ब्रोंकाई या सिंगुलर ब्रोंकस का नाम देते हैं। ब्रोंकस के अंदर भी कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ब्रोंकाई जो है वो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से क्वार्टरनरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होते हैं। तो वो जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी कार्टिलेज प्लेट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यूज आएगा कि जो ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल कब फॉर्म होता है। तो ब्रोंक्यूल जो होते हैं हमारे पास, ब्रोंक्यूल के बारे में ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि वो जो ब्रोंकाई है वो जब डिवाइड होते जाते हैं तो कौन सी ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे ब्रोंक्यूल जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। तो जब ब्रोंकाई डिवाइड होते हुए एक इतना ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं कि उनका डायामीटर 1 मिलीमीटर रह जाता है, उस टाइम पे हमारे पास ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड होकर एल्विलर डक्ट बनाते हैं, और एल्विलर डक्ट जो है वो एयर प्रोवाइड करती हैं एल्विलाई को। तो bronchi contain some cartilaginous rings which are replaced with randomly distributed cartilage plates, जो कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। और एट द एंड ब्रोंक्यूल्स के पास कोई भी कार्टिलेज स्पोर जो है वो नहीं होती। इसके बाद ब्रोंक्यूल से आगे एल्विलर डक्ट्स बनती हैं जो कि एल्विलाई को एयर प्रोवाइड करती हैं। अब एल्विलाई के बारे में 2-3 एमसीक्यू। सबसे पहला ये कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। एल्विलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ये जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है, किसी किस्म की एनर्जी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ये मुकम्मल तौर पर डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है। तो इस डिफ्यूजन वाले प्रोसेस को होने के लिए जितनी कम रुकावट हो उतना ज़्यादा बेहतर है। इस काम के लिए जो एल्विलाई हैं उनकी दीवारें बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, सिंगल सेल्ड वॉल्स होती हैं उनकी। और इसके अलावा इनके इर्द गिर्द बहुत सी ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, एक काफ़ी रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, ताकि इजीली गैसेस को एक्सचेंज इन एंड आउट किया जा सके। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि एल्विलाई दो अलग अलग मीडियम के साथ डील कर रही है। एक उसके पास लिक्विड मीडियम है, दूसरा गैशियस मीडियम है। इन दोनों के दरमियान में जो सरफेस टेंशन होती है, उस सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने के लिए एल्विलाई के अंदर एक लिपोप्रोटीन सिक्रीट की जाती है। ये जो लिपोप्रोटीन सिक्रीट की जाती है इसमें 90% लिपिड्स होते हैं और सिर्फ 10% जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। इन लिपोप्रोटीन्स को हम लोग सर्फएक्टेंट्स का नाम देते हैं, जो कि सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं। इसके बारे में एक चीज ये होती है कि जब बच्चों में सर्फेक्टेंट्स की जो मिकदार है बहुत कम रिलीज होती है, तो बच्चों में एक डिजीज कॉज होती है जिसे हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उनको सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ तक हमारे पास जो गैसेज हैं वो एक्सचेंज होती हैं, और फिर उसी पाथवे से एल्विलर डक्ट से वापस ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से वापस ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से ट्रेकिया से होते हुए नोस्ट्रल्स या माउथ के जरिए जो एयर है उसे एक्सेल कर दिया जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो इंसान है, इंसानों के अंदर गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो होता है। अगर इनके एमसीक्यूज की बात करें तो म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन, ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात की है कि जो गॉबलेट सेल्स होते हैं मेनली ट्रेकिया में मौजूद होते हैं। थोड़े बहुत आगे एक्सटेंड करके कुछ गॉबलेट सेल्स जो ब्रोंकाई तक चले जाएंगे, लेकिन मेनली दे आर प्रेजेंट इन ट्रेकिया। All of the following are lined with mucous membranes of ciliated epithelium except, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ लाइंड होती हैं। नेजल कैविटी में भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ट्रेकिया के अंदर भी होती हैं, ब्रोंकाई के अंदर भी होती हैं, लेकिन ब्रोंक्यूल तक पहुंचते पहुंचते कोई म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो नहीं बचती। ब्रोंक्यूल का डायमीटर ही बहुत कम होता है। तो दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद नेजल कैविटी? फिल्ट्रेशन उसने करनी है,
मॉइस्चरिंग उसने करनी है, टेम्परेचर एडजस्टमेंट भी नेजल कैविटी करेगी, लेकिन पीएच एडजस्टमेंट नहीं करेगी करनी उसने। A complex cartilaginous structure present at the upper end of trachea। अच्छा, जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बिल्कुल ऊपर अगर हम जो एयर पैसेज वे उसको देखें तो नेजल कैविटी से आगे फेरिंग्स और फेरिंग्स से आगे लेरिंग्स आता है। लेरिंग्स हमारे पास ट्रेकिया के ऊपर मौजूद होता है। लेरिंग्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्यों? उसमें वोकल कॉर्ड्स भी मौजूद हैं, उसमें एपिग्लोटिस भी मौजूद है, काफी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है जो कि स्वेलोइंग के दौरान ट्रेकिया के दरवाजे को बंद करता है। तो लेरिंग्स विल बी द आंसर। A muscularly controlled cartilage hinge-like action and serves as a lid which automatically covers the opening of larynx is called। तो एक muscularly controlled hinge की तरह का मैकेनिज्म है जो lid का काम करेगा, ट्रेकिया को बंद या खोलने का काम करता है वो। अभी अभी हम लोगों ने बात की इसके बारे में, जो कि swallowing में काफी ज्यादा काम आता है, that is epiglottis। ओपनिंग फ्रॉम नोज टू थ्रोट इज क्लोज्ड बाय। जो नोज से थ्रोट तक हमारे पास ओपनिंग होती है, जो हमारा पैलेट है, ठीक है, पैलेट बेसिकली वो फ्लोर है जो कि हमारे नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी और माउथ के दरमियान में है या थ्रोट के दरमियान में है। तो यहाँ पे आगे वाली साइड पर जो बिल्कुल यहाँ पे हमारी बोन्स होती हैं, यहाँ पे तो पैलेट होता है, लेकिन पीछे हमारे पास सॉफ्ट पैलेट होता है जो कि इस ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। A cavity bound by rib cage and diaphragm। हमारी चेस्ट कैविटी है जो कि रिब केज और डायफ्राम के जरिए बाउंड है, और इन्हीं दो मसल्स ने चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है ताकि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो सके। तो हमारे पास चेस्ट कैविटी को थोरेसिक कैविटी भी कहा जाता है। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स आर। जो लंग्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज है होती है वो कहाँ पर होती है? एल्विलाई के अंदर होती है। तो बेसिकली फंक्शन जो परफॉर्म हो रहा है लंग्स का वो एल्विलाई में हो रहा है। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, वही वाली बात लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है, एल्विलाई। ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर फ्रॉम फेरिंग्स एंटर्स टू। फेरिंग्स से आगे जो एयर है वो लेरिंग्स में जाएगी, लेरिंग्स से आगे ट्रेकिया में जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे अगर लेरिंग्स अवेलेबल नहीं है तो ट्रेकिया इसका आंसर होगा। The respiratory tubes are termed bronchioles when they attain the diameter of। जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्यूब्स हैं, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते जाते हैं, और जब उनका डायमीटर 1 मिलीमीटर तक रह जाता है तो फिर हम उनको ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। ह्यूमन फेरिंग्स इज कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू डायसेक्शंस। हमने स्टार्ट में ये चीज डिस्कस की थी कि फेरिंग्स के 3 डिवीजन होती हैं। एक डिवीजन उसकी नेजल कैविटी के सामने, दूसरी ओरल कैविटी के सामने, और तीसरी लेरिंग्स के बिल्कुल सामने, ट्रेकिया की ओपनिंग के बिल्कुल सामने होती है। तो ये 3 डिवीजन होती हैं इसकी। द केमिकल नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट इज। सर्फेक्टेंट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ये सर्फ दूसरा वाला नहीं है। सर्फेक्टेंट यहाँ पे लिपोप्रोटीन्स होते हैं जिसमें 90% लिपिड्स हैं, 10% जो है वो प्रोटीन्स हैं, और इनका काम ये होता है कि इन्होंने सरफेस टेंशन को डिक्रीज करना है ताकि सांस लेने में, या दो अलग अलग मीडियम जो है एयर और जो लिक्विड है इसके दरमियान में सरफेस टेंशन डिक्रीज हो और डिफ्यूजन इजीली हो सके। बच्चों में जब भी सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होते तो उनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो होना शुरू हो जाता है। इन ह्यूमंस द रेस्पिरेटरी सेंटर इज। जो रेस्पिरेशन है, क्या अगर यहाँ पे हमारे ब्रेन की डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बात की गई है, तो रेस्पिरेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ऑटोमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करता है रेस्पिरेशन से रिलेटेड? हमारा जो रेस्पिरेशन का कोई भी जो चीज़ है उससे रिलेटेड ऑटोमेटिक फंक्शंस जो होते हैं वो हाइंड ब्रेन के अंदर जो मिड्यूला ऑब्लोंगेटा है उसने कंट्रोल करने होते हैं। तो मिड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है ये रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। सर्फेक्टेंट इज प्रेजेंट इन। सर्फेक्टेंट एल्विलाई के अंदर प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि गैसेज एक्सचेंज भी यहीं पे होनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट्स। इन्होंने गैस एक्सचेंज को इंक्रीज करना है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना है और एंटीसेप्टिक का काम भी करना है, लेकिन फिल्ट्रेशन को नहीं करना है इन्होंने। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है दैट विल बी द आंसर। ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, 2 phases। The low level of surfactants produced by alveolar epithelium causes। ये हम लोगों ने अभी अभी ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर एल्वेलर एपिथेलियम जो है वो लो सर्फेक्टेंट्स प्रोड्यूस करेगी तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होती है।